गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अल्प पूंजीकरण किसे कहते हैं, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उस पर विचार करेंगे और इसके क्या कारण है अल्प पूंजीकरण के और उसके प्रभाव अलग अलग घटकों पर कैसे होते हैं। और साथ ही इसके अल्प पूंजीकरण भी ये भी बुराई ही है एक अर्थव्यवस्था में, और इसी कारण से उसको भी दूर करने के उपाय भी आप यहाँ पे समझोगे। तो अल्प पूंजीकरण, इसके पहले आपने अति पूंजीकरण का अध्ययन किया है। तो ये जो अल्प पूंजीकरण की स्थिति अति पूंजीकरण के ठीक विपरीत होती है। इसमें अंश तथा संपत्तियों का वास्तविक मूल्य उसके पुस्तकीय मूल्य से अधिक होता है। अर्थात पुस्तकों में आपकी संपत्तियों का मूल्य कम दिखता है, परंतु बाजार में बेचने जाओगे तो आपकी संपत्तियां अधिक मूल्य पर बेची जाएगी। और अल्प पूंजीकरण की स्थिति में संपत्तियों की वास्तविक क्षमता से अर्जन क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात आप ज्यादा आय कमाते हो और संपत्तियों का पूर्ण उपयोग करते हो, और यह कंपनियां अधिक लाभ होने से ऊंची दर पर लाभांश वितरित करती है। अर्थात जब कोई कंपनी अपनी वास्तविक संपत्तियों की तुलना में अधिक लाभ अर्जन करने लगती है तो इसे अल्प पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। अर्थात आपकी पूंजी की तुलना में सामान्य लाभ से भी ज्यादा आप अगर लाभ कमाने में सक्षम हो तो वह स्थिति है अल्प पूंजीकरण की स्थिति। अर्थात आपको आपकी संपत्तियों से अर्थात पूंजी की तुलना में अधिक लाभ अर्जन करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अल्प पूंजीकरण का आशय। अभी परिभाषा, इंपॉर्टेंट परिभाषा और सविस्तर परिभाषा है गस्टनबर्ग की। इन्होंने कहा है कि एक कंपनी को उस समय अल्प पूंजीकरण की दशा में माना जाता है जब उसके द्वारा अपनी प्रतिभूतियों पर दी गई लाभांश की दर अपने ही वर्ग की अन्य कंपनियों की तुलना में अत्यधिक हो, या उसके पास इतनी कम पूंजी हो कि उसे अपना व्यापार चलाना कठिन हो। अर्थात पूंजी कम होने के कारण उनको अपना व्यापार चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, परंतु इनकी लाभ कमाने की क्षमता जो है वह ऊंची होती है। पूर्ण कार्य क्षमता का ये इनके द्वारा उपयोग होता है। जो भी संपत्तियां इनके पास उपलब्ध है, जितनी भी पूंजी इन्होंने उपलब्ध कराई है, उन सभी का पूरेपूर उचित उपयोग या उचित से भी ज्यादा उपयोग इनके द्वारा होता है, और इस कारण से ये कंपनियां अधिक लाभ प्राप्त करती है। जैसे कि यदि आपके क्लास में कोई गरीब परिवार का स्टूडेंट है, परंतु वह क्या करता है, अमीर छात्र की तुलना में अच्छे परसेंटेज लाता है, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाता है, और जो भी उत्तर जब भी पूछा जाए वो तुरंत उसको बताता है, और मेरिट लिस्ट में आता है, फर्स्ट रैंक हासिल करता है, तो वह क्या है, अल्प पूंजीकरण की स्थिति। अल्प पूंजीकरण होने के बावजूद भी, अर्थात उसके पास धन का अभाव होने के बावजूद भी, सभी प्रकार की सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद भी वह अपनी कार्यक्षमता को पूर्ण रूप से उपयोग करता है और अच्छा अपना परफॉर्मेंस देता है। तो यह है अल्प पूंजीकरण की स्थिति। ठीक है। अमीर छात्रों के पास सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी वह उतनी कार्यक्षमता नहीं लगा पाता जो जितना कार्यक्षम ये गरीब घर का बच्चा है। तो इस प्रकार से ये जो अल्प पूंजीकरण की स्थिति है, तो गस्टनबर्ग ने कहा है कि एक कंपनी को उस समय अल्प पूंजीकरण की दशा में माना जाता है जबकि उसके द्वारा अपनी प्रतिभूतियों पर दी गई लाभांश की दर अपने ही वर्ग की अन्य कंपनियों की तुलना में अत्यधिक हो और इनके पास इतनी कम पूंजी हो कि उसे अपना व्यापार चलाना कठिन हो। अर्थात सुविधाओं का अभाव रहता है, पूंजियों का अभाव इनके पास रहता है। अभी एक और परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा। तो जब किसी व्यापार में पूंजी की कमी होने पर भी लाभ एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाती है, तब इस स्थिति को अल्प पूंजीकरण करके कहते हैं। तो लाभ की क्षमता में वृद्धि होना, पूंजी की कमी होने के बावजूद भी आप अत्यधिक लाभ कमाना, उसी को ही अल्प पूंजीकरण की स्थिति में आप शामिल करोगे। तो सूत्र है अल्प पूंजीकरण बराबर संपत्तियों का वास्तविक मूल्य बड़ा है संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य से। वास्तविक मूल्य आपका अधिक है, संपत्तियों में पुस्तकीय मूल्य संपत्तियों का कम है। अर्थात आपने पुस्तक में जो भी लेखांकन किया है संपत्तियों के नाम से वह मूल्य कम दिख रहा है, परंतु अगर बाजार में बेचने जाओगे तो उसका मूल्य आपको अधिक मिलेगा। तो ये है अल्प पूंजीकरण की स्थिति। अभी ये जो अल्प पूंजीकरण के लक्षणों पर ध्यान देना। तो कंपनी की औसत आय विनियोजित पूंजी की तुलना में अधिक होती है, ये पहला लक्षण है इसका। इससे आय अधिक होने से लाभांश की दर भी आप ऊंची रखते हो, ये दूसरा लक्षण रहेगा। तीसरा है अंशों का बाजार मूल्य पुस्तकीय मूल्य से अधिक होता है। आपका अंश 100 रुपए वाला अंश आप 120 रुपए पर भी आसानी से बेच सकते हो।
तो इस प्रकार की अल्प पूंजीकरण की स्थिति है। चौथा लक्षण है संपत्तियों का वास्तविक या बाजार मूल्य पुस्तकीय मूल्य से अधिक होता है। 5वें नंबर का लक्षण है इसमें अपर्याप्त पूंजी तथा पर्याप्त लाभ प्राप्त होता है, अर्थात पूंजी की कमी है आपके पास फिर भी आप अच्छा लाभ कमा रहे हो। तो यह स्थिति जो रहेगी वह अल्प पूंजीकरण की स्थिति रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि आय की तुलना में पूंजीकरण की राशि का कम होना या प्रचलित दर से अधिक दर से लाभ अर्जित करना यही अल्प पूंजीकरण की निशानी है। तो इस प्रकार से अल्प पूंजीकरण के लक्षण हो गए। अभी अल्प पूंजीकरण के कारण पर ध्यान दोगे तो अल्प पूंजीकरण उपलब्ध होने के अर्थात ऐसी स्थिति निर्माण होने के कुल 8 कारण है। पहला कारण है आय का कम अनुमान। यदि आप अपने व्यवसाय की स्थापना करते समय कम आय का अनुमान लगाते हो तो अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्माण हो सकती है। तो अल्प पूंजीकरण का कारण ये क्या है, आय का आपने कम अनुमान लगा है, अर्थात आपने अच्छा तो लिखा है परीक्षा में परंतु आपने कम नंबर मिलेंगे ऐसी आपने अपेक्षा रखी है, परंतु जब चेकर ने प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका आपके हाथ में रखी तो आपको अधिक नंबर मिले हैं, क्योंकि आपने जो लिखा था वह सटीक लिखा था, भले ही कम लिखा था परंतु अच्छा सटीक लिखा था, तो आपको अच्छे नंबर मिल चुके। तो इस प्रकार से क्या है, ये आय का गलत अनुमान या कम अनुमान लगाने से भी अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्माण होती है। पूंजी की आवश्यकता का कम अनुमान, आपने जो भी व्यवसाय शुरू किया तो उस समय कम पूंजी से भी आपका व्यवसाय आसानी से संचालित होगा, ऐसे आपने एक अनुमान लगा लिया था और वह अनुमान भी अल्प पूंजीकरण का एक प्रमुख कारण है। तीसरा है मंदी काल में व्यवसाय की स्थापना। जागतिक मंदी का समय था और उस समय आपने व्यवसाय शुरू किया था, क्योंकि उस समय अगर व्यवसाय शुरू करते हो तो संपत्तियां कम मूल्य पर आपको प्राप्त हो सकती है और इसी कारण से मंदी काल में खरीदी गई संपत्तियों का मूल्य फिर अभी वर्तमान में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इसी कारण से आपके आय अर्जित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये तीसरे नंबर का कारण है। चौथे नंबर में संकीर्ण लाभांश नीति। अनेक कंपनियां क्या करती है, भविष्य में अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए वर्तमान में नीची दर से लाभांश बांटती है और इसी कारण से भी उनकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य से अधिक बढ़ जाता है और उन कंपनियों की लाभ कमाने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो ये चौथे नंबर का कारण है। 5वें नंबर का पॉइंट है पूंजी एवं प्रबंध पर नियंत्रण की भावना। पूंजी भी स्वयं की है और नियंत्रण भी आप स्वयं करते हो, तो ऐसे कंपनियों की स्थिति अल्प पूंजीकरण की रहती है, क्योंकि कम पूंजी निर्गमित की जाती है और उसी कम पूंजी में ही अच्छी तरह से व्यापार को संचालित किया जाता है। तो ये है 5वें नंबर का पॉइंट। 6वें नंबर पे है अल्प प्रवर्तन व्यय, लो प्रमोशन एक्सपेंसेस। जब कंपनी के प्रवर्तक अपनी सेवाओं के लिए बहुत ही कम पुरस्कार मतलब कि अपना जो भी वेतन पारिश्रमिक आदि है वह बहुत ही कम लेते हैं या तो कभी कभी नहीं लेते हैं, तो ऐसे स्थिति में भी अल्प पूंजीकरण उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि व्यवसाय की जो रकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके द्वारा बचाया जाता है। तो ये 6वें नंबर का कारण है। 7वें नंबर का पॉइंट है कार्यक्षमता का ऊंचा स्तर। जब कंपनी में नवीन तकनीक या विवेकीकरण की नीति लागू होती है तो इससे भी कंपनी की कार्यक्षमता ऊंची हो जाती है और कंपनी की आय अर्जन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और ऐसे इससे भी क्या होता है, अल्प पूंजीकरण की स्थिति निर्माण होती है। और 8वें नंबर का कारण है गुप्त कोष। तो सीक्रेट रिजर्व फंड करके पॉइंट दिया है। तो जो भी कंपनियां जो शुरुआत में क्या करती है, कम लाभांश घोषित करती है और अधिक जो भी संपत्तियां है उस पर अधिक ह्रास घटाती है, तो इससे क्या होता है, वो लोग गुप्त संचय निर्माण करते हैं और इसी गुप्त संचय निर्माण करने से उनकी संपत्तियों का वास्तविक मूल्य पुस्तकीय मूल्य से बढ़ जाता है और अल्प पूंजीकरण का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये टोटल 8 पॉइंट दिए हैं अल्प पूंजीकरण के निर्माण के, ये प्रमुख कारण है। तो इन कारणों पर आपने ध्यान अभी दिया है, तो ये कारण है अल्प पूंजीकरण के निर्माण के। अर्थात जो भी गरीब परिवार का जो स्टूडेंट है उनके घर में भी क्या होता है कि बहुत सारे अर्थात जो जो आवश्यकता है तो उनमें से बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता है उनको पूरा किया जाता है और बाकी की आवश्यकताओं को टाल दिया जाता है। और एक प्रकार से कंजूसी से आप क्या करते हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हो, पढ़ने के मटेरियल पर ध्यान देते हो, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए आप खर्च करोगे पर बाकी आवश्यकताओं को नहीं पूरा करोगे, तभी क्या होता है, आपकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है और आप अच्छा रिजल्ट दिखाते हो। तो इसी टाइप का ये अल्प पूंजीकरण में भी
प्रभाव हुआ है और यही अल्प पूंजीकरण के भी कारण है। तो अभी अल्प पूंजीकरण के प्रभाव देख लो। अल्प पूंजीकरण के प्रभाव 5 घटकों पर दिए हैं। एक तो है कंपनी पर प्रभाव, दूसरा है अंशधारियों पर प्रभाव, तीसरा है श्रमिकों पर प्रभाव, चौथे नंबर पे समाज पर प्रभाव और 5वें नंबर पे ऋणदाताओं के प्रभाव। तो कंपनियों पर प्रभाव, तो एक तो है प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, क्योंकि अल्प पूंजीकृत कंपनी में लाभ की दर ऊंची होती है और जिससे उस उपक्रम में प्रतियोगिता बढ़ जाती है और उपक्रम के लाभ कम होते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, पहला नंबर का पॉइंट। अर्थात गरीब छात्र के साथ बाकी लोग भी क्या करेंगे, प्रतियोगिता करना शुरू करेंगे। सेकंड नंबर है अंशों में सट्टा। अल्प पूंजीकृत कंपनी के अंशों पर अधिक लाभ मिलता है, परंतु इसमें नियमितता नहीं होती है और इस कारण से इनके मूल्य में उच्चावचन मतलब कि उतार चढ़ाव होते हैं और सट्टों की क्रियाओं को ये प्रोत्साहित करते हैं। ये दूसरे नंबर का प्रभाव है। तीसरे नंबर में है सरकारी हस्तक्षेप की संभावना। अल्प पूंजीकृत कंपनियां अंशों पर ऊंची दर से लाभांश घोषित करती है और जिससे उनकी क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ने की भी संभावना रहती है और सरकार का लाभ परिसीमन कर देती है। अर्थात यहाँ पे लाभ पर नियंत्रण रखने का कार्य भी सरकार के द्वारा किया जाता है। और चौथे नंबर का पॉइंट है श्रम संघर्ष। ऊंचे लाभों को देखकर कंपनी के श्रमिक भी प्रबंधकों से अधिक मजदूरी या बोनस की मांग करते हैं और जिससे क्या होता है, श्रम संघर्ष बढ़ता है। अर्थात जो भी प्रबंधक है या स्वामी एवं कर्मचारी इनके बीच में संघर्ष निर्माण शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रभाव पड़ते हैं कंपनी पर अल्प पूंजीकरण के। अभी अंशधारियों पर प्रभाव, तो 2 नंबर का हेडिंग अंशधारियों पर प्रभाव। तो एक तो है अधिक लाभांश। तो अल्प पूंजीकरण कंपनी के अंशधारियों को नियमित रूप से ऊंचे लाभांश प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ पे अंशधारी अच्छी तरह से लाभांश प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड नंबर का लाभ है पूंजीगत लाभ। अंशधारियों के अंशों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है और इसलिए अंशों को बेचने पर भी उनके पूंजीकृत लाभ प्राप्त होता है। अर्थात अधिक मात्रा में अधिक रकम पर अपने अंशों को इनके द्वारा अंशधारियों के द्वारा बेचा जा सकता है। तीसरे नंबर का पॉइंट है ऋण प्राप्ति में सुविधा। यदि अंशधारियों को ऋण लेने की आवश्यकता है तो इन जो भी अंशों की जमानत पर इनको ऋण भी आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से 3 प्रभाव है अंशधारियों पर। फिर आगे है श्रमिकों पर अल्प पूंजीकरण के क्या प्रभाव है। तो एक तो उनको अधिक बोनस मिलेगा। कंपनी के लाभ बढ़ने के कारण श्रमिकों को अधिक बोनस मिलता है और श्रम सुविधाओं पर भी अधिक व्यय किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है दूषित श्रम संबंध। तो यदि प्रबंधक श्रमिकों को अधिक वेतन भत्ते और बोनस नहीं देते हैं तो इससे क्या होता है, श्रम संबंध खराब होते, वर्ग संघर्ष चलता है। श्रमिक एवं प्रबंधकों में या तो पूंजीपतियों में वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है और जिसका कंपनी की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह है श्रमिकों पर प्रभाव। अभी देखना है समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल्प पूंजीकरण से समाज पर पहला प्रभाव है नए उद्योगों को प्रोत्साहन। तो अल्प पूंजीकृत कंपनियों में लाभ की ऊंची दर के कारण उद्यमियों को उस व्यवसाय में आने का प्रोत्साहन मिलता है और उसी प्रकार की नई कंपनियों की स्थापना की जाती है। ये पहला प्रभाव है। दूसरा है उद्योगों का विस्तार। अधिक लाभ के कारण उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने, उपभोक्ताओं को उचित किस्म की वस्तुएं प्रदान करने और उचित मूल्य प्राप्त करने की भी प्रेरणा मिलती है। अर्थात उद्योगों का भी विस्तार होता है। और तीसरे नंबर का पॉइंट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। अल्प पूंजीकृत कंपनियों के अंशधारियों की आय बढ़ती है और इसलिए उनकी बचत क्षमता और विनियोग को प्रेरणा मिलती है और इससे देश में तेजी से पूंजी का निर्माण होता है और देश का भी तेजी से विकास होता है। तो ये तीसरे नंबर का प्रभाव है समाज पर प्रभाव। तो अल्प पूंजीकरण का समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फिर है ऋणदाताओं पर प्रभाव। ऋणदाताओं पर क्या होता है, अल्प पूंजीकृत कंपनी में अंश पूंजी की मात्रा कम रखने पर ऋण पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है और इससे ऋणदाताओं पर का भी कंपनी पर प्रभाव बढ़ता जाता है। अर्थात इनका भी हस्तक्षेप कंपनी में दिखेगा। तो इस प्रकार से ये 5 घटकों पर अल्प पूंजीकरण का प्रभाव पड़ता है। अभी देखना है अभी अल्प पूंजीकरण के उपचार, या तो अल्प पूंजीकरण की स्थिति को ठीक करने के लिए कौन कौन से उपाय करने हैं उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि अल्प पूंजीकरण भी बुरा ही है। अति पूंजीकरण तो महाभयंकर बुराई है और अल्प पूंजीकरण भी सही स्थिति नहीं है। इससे भी आपको बचना है। सिर्फ आपका पूंजीकरण हमेशा उचित होना चाहिए, ना ही अति और ना ही अल्पम। और इसीलिए इस प्रकार का जो भी स्थिति है उससे भी आपको जल्दी से उबरना है, जल्दी से निकलना है बाहर। और इसलिए उसके उपचार में सबसे पहला उपचार है बोनस अंशों का निर्गमन। तो ये जो कंपनियां हैं अल्प पूंजीकरण की स्थिति से ठीक करने के लिए जो भी
अवितरित लाभ है, संचय, सुरक्षित कोष, इनको पूंजी के रूप में परिवर्तित कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अर्थात विद्यमान अंशधारियों को इन कोषों की रकम के बराबर नए अंश निर्गमित किए जाते हैं, उसी को बोनस अंश करके कहते हैं। और इन बोनस अंशों से लाभों का पूंजीकरण या तो पुनर्विनियोग हो जाता है और अल्प पूंजीकरण की स्थिति से निराकरण के लिए यह प्रभावी उपाय माना जाता है बोनस अंशों का निर्गमन करना। सेकंड नंबर का उपाय है अंशों का उपविभाजन। एक कंपनी अपने बड़े अंशों को छोटे छोटे सममूल्य वाले अंशों में परिवर्तित कर दे तो क्या होता है, प्रति अंश लाभांश की दर कम हो जाती है और विनियोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और इससे बाजार में अंशों का मूल्य कम हो जाता है। उदाहरण के लिए एक अंश मानो कि 100 रुपए का है और उस पर आप 25% लाभांश घोषित करते हो, तो यदि इन अंशों के मूल्य को अगर आप कम करते हो अर्थात 100 वाला अंश आप 10 रुपए वाला कर देते हो तो प्रति अंश लाभांश की दर कैसी कितनी हो जाएगी, 2.5% रह जाएगी। अर्थात आप थोड़ा सा सामान्य स्थिति में आना शुरू करोगे, नहीं तो अंशधारक ऊंची दर से ही हमेशा लाभांश मांगते जाएंगे। फिर है तीसरे नंबर का पॉइंट है नवीन अंशों का निर्गमन। यदि अल्प पूंजीकृत कंपनी ऋण पूंजी के आधार पर अपना व्यवसाय कर रही है, ऋण लेकर अपना व्यवसाय कर रही है, तो ऋण पत्रों के स्थान पर अंशों को निर्गमित करके अंशों की संख्या बढ़ा सकती है और इससे भी प्रति अंश लाभांश दर कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 उपाय करके अल्प पूंजीकरण से आप निराकरित कर सकते, अल्प पूंजीकरण की स्थिति से अलग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से उपाय आपको करना है। अभी देखना है कि अति पूंजीकरण और अल्प पूंजीकरण दोनों भी हानिकारक है। अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण, इनके प्रभाव का अगर आप अध्ययन करते हो तो ये दोनों भी स्थितियां भयानक है। अल्प पूंजीकरण की तुलना में अति पूंजीकरण की स्थिति तो और भी अधिक भयानक और संकटपूर्ण होती है। अति पूंजीकरण कंपनी की साख पर, प्रतिष्ठा पर और सम्मान पर ठेस पहुंचाती है और अंशधारियों की आय और विनियोजन की प्रवृत्ति को भी घटाती है और संपूर्ण समाज की समृद्धि और स्थायित्व के लिए अति पूंजीकरण से भय उत्पन्न होता है और कंपनी के वित्तीय ढांचे पर भी भारी दबाव पड़ता है। और अल्प पूंजीकरण की स्थिति में क्या होता है, प्रतियोगिता में वृद्धि होती है, अंशों में सट्टेबाजी की संभावना बढ़ती है, श्रमिक एवं उपभोक्ताओं में असंतोष उत्पन्न होता है और औद्योगिक अशांति बढ़ती है। इसलिए दोनों भी स्थितियां अच्छी नहीं है। फिर भी हम अगर दोनों की तुलना करते हैं तो ये जो अल्प पूंजीकरण क्या है, कम हानिकारक है। अल्प पूंजीकरण के कारण कंपनी की प्रगति होती है, अंशधारियों को अधिक आय प्राप्त होती है, उनके अंशों के मूल्य में वृद्धि होती है, उनको पूंजीगत लाभ प्राप्त होते हैं, समाज में पूंजी निर्माण की दर बढ़ जाती है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। अल्प पूंजीकरण जब तक पूंजी की कमी के कारण न होने से कोई बड़ा खतरा नहीं होता। अर्थात पूंजी की कमी के कारण अगर अल्प पूंजीकरण है तो खतरा निर्माण होगा, पूंजी की कमी के कारण अगर अल्प पूंजीकरण नहीं है तो उतना खतरा उपलब्ध नहीं होगा। केवल संचित कोषों को पूंजी में बदलकर ये अल्प पूंजीकरण की स्थिति को दूर किया जा सकता है। और अति पूंजीकरण का केवल एक ही समाधान होता है, कंपनी का पुनर्गठन करना। तो अति पूंजीकरण की स्थिति को से हटाना है तो हमें कंपनी का पुनर्गठन ही करना पड़ता है। और अल्प पूंजीकरण की स्थिति को दूर करना है तो आप पूंजी में कमी नहीं होने दोगे, पूंजी बराबर उचित रखोगे और जो भी ऋण पूंजी है उसको भी अंश पूंजी में बदल दोगे। तो इसी प्रकार से किसी भी संस्था के प्रबंधक का उद्देश्य होना चाहिए उचित पूंजीकरण की व्यवस्था करना, ना ही अति पूंजीकरण और ना ही अल्प पूंजीकरण। अति पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण दोनों में ही बुराइयां हैं और ये दोनों बुराइयों में से एक बुराई अगर आपको चाहिए तो अल्प पूंजीकरण ठीक है, किंतु दोनों बुराइयों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे एक कथन है कि अति पूंजीकरण की अपेक्षा अल्प पूंजीकरण उत्तम है, परंतु दोनों ही परिस्थितियां सामान्य आर्थिक वातावरण उत्पन्न करने में असमर्थ है और इसलिए योग्य प्रबंधक को दोनों ही प्रवृत्तियों से बचना चाहिए और उचित पूंजीकरण का ही आदर्श अपनाना चाहिए।